Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, ये नई टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है रीट भर्ती को देखते हुए। जैसा कि सभी को पता चल गया होगा, वीडियो भी मैंने बना दिया है। 25 अप्रैल को आपके रीट का एग्ज़ाम होगा, 25 अप्रैल 2021 को। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, नई ये टेस्ट सीरीज सभी विषयों की शुरू की है। सुबह 8 बजे आपके हिंदी का भी टेस्ट आ रहा है साथियों, याद रखिएगा। सुबह 8 बजे 20 प्रश्न आपको मनोविज्ञान की जो RBSC की जो बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 11th की बुक से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बिल्कुल नए क्वेश्चन नहीं लगे तो मेरी गारंटी, पूरे के पूरे न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। और मैं आपको वापस बता दूँ मित्रों, मैं आपको वापस बता दूं, सुबह आपके 8 बजे शिक्षण विधियों का टेस्ट आ रहा है, जो भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो सुबह 8 बजे वाले वीडियो को भी नहीं देखना भूले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी आप रखोगे साथियों। आप लगातार 25 अप्रैल तक बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करोगे और प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हुए करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से जाना जाता है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। तो साथियों देखिए, अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से किसको जाना जाता है? मैंने कहा है 20 के पूरे के 20 क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल नए लगेंगे। तो अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से संरचनावाद को जाना जाता है। किसके नाम से किसको जाना जाता है साथियों? संरचनावाद को ही अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से जाना जाता है। प्रथम क्वेश्चन आपका सही है, प्रथम प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जननी विषय है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान। साथियों मतलब साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका उद्भव मूलतः किस विषय से हुआ है? तो इसका उद्भव मूलतः दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण को पहचान करने तथा उनके कारणों का पता लगाने में किया जाता है? निरीक्षण विधि, केस विधि, सर्वे विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो साथियों, वह कौन सी विधि है जिसमें जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है वो व्यक्तियों के जो रोगात्मक लक्षण हैं उनकी पहचान करने और उनके कारणों का पता लगाने के लिए करते हैं? तो वो विधि होती है केस स्टडी या केस विधि भी आप इसको कहते हैं। जीवन गाथा विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। इसको जीवन वृत्त विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। बहुत गर्म या ठंडी वस्तु से हाथ हटाना उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया का, अनुबंधन का, प्रेक्षण का और उपरोक्त सभी का। तो साथियों, जब भी हम किसी भी बहुत गर्म या ठंडी वस्तु को हाथ लगाते हैं तो तुरंत हाथ लगाते हैं, वहाँ से हाथ हम हटा देते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है किसी क्रिया के प्रति आप जो तुरंत कोई दूसरी क्रिया करे तो उसको ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं साथियों। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके पैरों के नीचे काटा आ जाता है और आप तुरंत बिना सोचे ही तुरंत वहां से पैर हटा लेते हो, तो वो भी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। मानव विकास लंबवत न होकर होता है चक्राकार, रेखीय, वर्तुलाकार और संचयी। तो हो सकता है आपको अलग एक से अधिक विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन इसमें एक ही विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर बताइए सभी। देखिए,
मानव विकास है वो लंबवत न होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार। लंबवत मतलब बिल्कुल एक सीधा, ऐसा नहीं, बल्कि ये जो नियम है ये कहता है कि मानव का विकास, यदि मानव की लंबाई बढ़ेगी तो एक निश्चित मात्रा में चौड़ाई भी बढ़ेगी साथियों। तो यही है मानव विकास लंबवत न होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है 5वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा मानव विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है? पालन पोषण, जीवन की घटनाएं, शुद्ध वायु व प्रकाश और अभिक्षमता। तो मतलब वो कौन सा कारक है जो साथियों मानव विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में नहीं आता है? तो देखिए, पालन पोषण तो आता है पर्यावरण में, जीवन की घटना भी पर्यावरण में आती है, शुद्ध वायु व प्रकाश भी पर्यावरण में आता है, लेकिन जो अभिक्षमता है साथियों ये पर्यावरण में न आकर के ये किससे प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से। किससे प्रभावित होता है मित्रों, ये वंशानुक्रम से। अतः छठे क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, जाइगोट का निर्माण होता है एक कोशिका से, दो उत्पादक कोशिकाओं से, गुणसूत्र से और जीन से। तो मित्रों जो जाइगोट है ये जाइगोट एक कोशिका से नहीं होता है, ये जीन से भी नहीं, ये गुणसूत्र, ये अलग चीजें हो जाती है, बल्कि ये दो उत्पादक कोशिकाओं से ही जाइगोट का निर्माण होता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। मैंने आपसे पहले ही कहा था बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन भी खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक से है जो आपके सिलेबस में है साथियों। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, ये सिलेबस के अंतर्गत ही आती है। प्रश्न संख्या 7 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव है। मूल शक्तियों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव और उपरोक्त सभी। तो साथियों वंशानुक्रम के कारण मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब उपरोक्त सभी ही यहाँ पर सही रहेगा। ये सभी चीजें वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। 8वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो साथियों आपके 9वां क्वेश्चन आता है। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। हल ने अपने अधिगम सिद्धांत में बल दिया है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, दोनों पर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखो दो नाम आते हैं पुनर्बलन में। कितने नाम आते हैं मुख्य रूप से? 2। एक तो आता है CL हल और एक आता है BF स्किनर। तो साथियों दोनों ने ही पुनर्बलन का प्रयोग किया है, लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? नकारात्मक पुनर्बलन। तो मित्रों अगर हम बात करें नकारात्मक पुनर्बलन की, तो नकारात्मक पुनर्बलन पर बल हल ने दिया है, दूसरा विकल्प सही है। बल्कि सकारात्मक पुनर्बलन पर बल स्किनर ने दिया है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। देखिए जो CL हल है इनका मानना था कि जो सकारात्मक पुनर्बलन है उसकी अपेक्षा नकारात्मक पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है और इसको बार बार देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यदि क्रिया की प्रारंभिक अवस्था में ही आप नकारात्मक पुनर्बलन को एक उचित मात्रा में दे दो तो फिर आपको बार बार नकारात्मक पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 10वां क्वेश्चन क्या है? चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर लेती है तो उसे कहा जाता है चिंता प्रादुर्भाव, वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता, मुक्त प्रभावी दुश्चिंता और मनोस्नायुकृत दुश्चिंता। देखिए ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से? संवेग टॉपिक में से ये क्वेश्चन आपके आता है साथियों। तो संवेग आपके सिलेबस में बिल्कुल आते हैं और ये चिंता भी क्या है? एक संवेग के अंतर्गत ही आ जाता है। तो मित्रों देखिए जब चिंता काफी व्यापक रूप धारण कर ले तो उसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त प्रभावी दुश्चिंता। तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा मित्रों प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों।
प्रश्न नंबर 11वां क्वेश्चन है, नकारात्मक संवेगों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है आभार, क्रोध, भय, दुश्चिंता। तो मित्रों, जो नकारात्मक संवेग है इसमें भय भी आता है, दुश्चिंता भी है, क्रोध भी है, लेकिन आभार नहीं है। आभार तो सकारात्मक संवेगों में आ जाता है। किस में आ जाता है? सकारात्मक संवेगों में। तो साथियों, आभार नकारात्मक संवेग नहीं है, तो यही आपसे पूछा था, इसलिए प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे मित्रों। 12वां क्वेश्चन है, दर्द संवेदन के संचरण को रोकना एवं उत्साह प्रदान करना जो कि आशावादिता जैसे संवेगों में आता है, किसका परिणाम है? एंडोर्फिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, प्रमस्तिष्क और इनमें से कोई इनमें से सभी। तो मित्रों देखिए, दर्द संवेदन के संचरण को रोकना और उत्साह प्रदान करना, मतलब किसी चीज़ को लेकर आपको आपत्ति है, किसी चीज़ को लेकर आपको लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके परिणाम स्वरूप आपको अंदर से दर्द महसूस होता है। तो साथियों, उस दर्द को लगातार बने रहने से रोकना और आपके शरीर में उत्साह प्रदान करना, ये सभी चीज़ें किसका परिणाम है? एंडोर्फिन्स का। किसका परिणाम है? एंडोर्फिन्स का। ये एंडोर्फिन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो साथियों, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, आंसर क्या रहेगा? एंडोर्फिन्स। ये काम करता है और ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, इसलिए दूसरा विकल्प न होकर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न संख्या 13। 13वां क्वेश्चन आपके है, संवेगों के संबंध में असत्य कथन है। संवेग एक जटिल अवस्था है, इससे आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है। संवेग के कारण कुछ अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, संवेग के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, ये एक जटिल अवस्था है, तो ये असत्य कथन नहीं है। इससे आंगिक प्रतिक्रिया भी होती है, संवेग के कारण कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं, मतलब इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसलिए साथियों, आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 13 में। ये क्वेश्चन भी सभी मित्रों के क्लियर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। और मैं वापस कह रहा हूँ, सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा। शिक्षण वीडियो का टेस्ट आ रहा है, नई टेस्ट सीरीज का। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं मित्रों। मैस्लो के अनुसार सबसे अंत की आवश्यकता है सुरक्षा की, आत्मसिद्धि की, शरीर क्रियात्मक की और प्रेम तथा आत्मीयता की। तो मित्रों, जो अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता के बारे में बताया है, तो सबसे अंत में व्यक्ति आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, बल्कि शरीर क्रियात्मक प्रथम है और सुरक्षा द्वितीय है साथियों, और प्रेम और आत्मीयता तृतीय है, और पांचवी है आत्मसिद्धि, और चौथा मान सम्मान वाली बात आ जाती है। तो साथियों, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 14 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रतिक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का परिणाम हो कहलाती है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक, संवेग। तो मित्रों देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है? किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का परिणाम हो, मतलब आपके अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता है और यदि आप उसके प्रति सतत व्यवहार करते हो तो उसको कहेंगे अभिप्रेरणा। क्या कहेंगे उसको? अभिप्रेरणा। विकल्प नंबर 2 आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। यहां तक सभी के क्लियर होना चाहिए, कमेंट करके जाना लास्ट में कि इतने क्वेश्चन सही हुए हमारे। तो साथियों, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और अभी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे मित्रों। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 16 है आपके, चिंतन के मूल तत्वों में सम्मिलित नहीं है। मूल तत्वों में सम्मिलित नहीं है, वो चीज़ बतानी है। मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन और समस्या समाधान। तो मित्रों, कौन सा तत्व चिंतन के मूल तत्वों में सम्मिलित नहीं है दिए गए विकल्पों में से? साथियों, मैंने जानबूझकर के इस क्वेश्चन को डाला है। राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 16 में। देखिए, स्टार है। स्टार क्यों? मतलब इस प्रश्न पर मैं बोनस दूंगा। क्यों दूंगा बोनस? क्योंकि मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन और समस्या समाधान, ये सभी चीज़ें चिंतन के मूल तत्वों में आती है। तो ऐसा तो कोई विकल्प है ही नहीं
जिसमें चिंतन का मूल तत्व सम्मिलित नहीं है साथियों। इसलिए इस प्रश्न में सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 16 में देखिए, बोनस जब ही दिया जाता है जब आप गोला भरते हो OMR शीट में, तभी आपको बोनस उसका मिलता है साथियों। अगर आप आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है और आप उसको छोड़ करके आ जाते हो तो वहां पर आपको स्टार नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। प्रश्न 17 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 17, व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? साहचर्य, अनुकरण, पुनर्बलन और सभी। तो साथियों, व्यवहारवादियों ने कि भाई बालक का जो भाषा विकास है वो इस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो साथियों, साहचर्य भी होता है भाषा सीखने में, अनुकरण भी होता है, पुनर्बलन भी मिलता है। मतलब उपरोक्त सभी वाला विकल्प जो है वही आपका सही आंसर है मित्रों। प्रश्न 17 में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 17 में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा मजबूत बनाया जाता है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत और क्रियात्मक संबद्धता का सिद्धांत। तो साथियों देखिए, पुनर्बलन के द्वारा मजबूत बनाया जाता है अनुक्रिया को। मतलब पहले प्राणी क्या कर लेता है, अनुक्रिया कर लेता है और फिर उसको पुनर्बलन दिया जाता है ताकि वो जो अनुक्रिया है वो दोबारा दोहराई जा सके। तो साथियों, ऐसा प्राचीन में तो नहीं हुआ। प्राचीन में तो पहले उद्दीपक देते हैं। ठोस अधिगम में भी ऐसा नहीं है उद्दीपक अनुक्रिया, चालक न्यूनता भी नहीं, बल्कि वो रहेगा आपके क्रियात्मक संबद्धता का सिद्धांत। साथियों, इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है और फिर पुनर्बलन दिया जाता है मित्रों। तो चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है? नाक, त्वचा, कान और गति संवेदी। तो साथियों, बाह्य ज्ञानेंद्रियां देखिए, नाक भी है, कान भी है, त्वचा भी है, लेकिन गति संवेदी बाह्य ज्ञानेंद्रियों में नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 19 में? बताओ राइट आंसर मित्रों। राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प 19वें क्वेश्चन में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करके अपना फर्ज जरूर निभाए साथियों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा पहुंचे मित्रों। प्रश्न नंबर 20 है, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, संज्ञान और अनुकूलन। तो मित्रों, इसका राइट आंसर बताइए अब प्रश्न संख्या 20 में। तो मित्रों, राइट आंसर बताना है 20वें क्वेश्चन का। क्या है? शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना, उसको कहेंगे संवेदना। क्या कहेंगे साथियों? संवेदना। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न 20 में। तो आज के 20 क्वेश्चन थे। बहुत ही जल्द 8 बजे वापस वीडियो आ रहा है आपके लिए, तो उस वीडियो को भी आप जरूर अटेंड करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द 8 बजे वाले शिक्षण विधियों के वीडियो में।